आपके सामने रखूंगा कि उसको एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जब मैंने इसको टेकअप किया इस डिपार्टमेंट को, तो सबसे पहले हमने वो डिग आउट किए हैं वो पॉइंट्स के जो वजह बन रहे हैं डिले की। सबसे पहली वजह ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो अफसरान हैं उनके पास इतने ज़्यादा बल्क ऑफ केसेस हैं कि जिसकी वजह से वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर टाइम पे 173 की रिपोर्ट, अगर आप सेक्शन 173 देखें सीआरपीसी का, तो उसके अंदर टाइम फ्रेम दिया गया कि 14 दिन के अंदर अंदर इंटरनल रिपोर्ट जो है पुलिस ने भिजवानी। तो इंटरनल रिपोर्ट ना देने की वजह से एक डिले का मतलब मैन पावर की कमी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ कि जो हम देखते हैं कि आपके हर्ट के केसेस हैं या कत्ल के केसेस हैं, उसके अंदर पोस्टमार्टम की फैसिलिटी 24/7 मौजूद थी, लेकिन जो एसपी ऑफिस से डॉकेट जारी होती थी वो 9 to 4 जारी की जाती थी, जिसकी वजह से डिले होता था। और उसकी वजह से भी पोस्टमार्टम के डिले और एमएलसी के डिले की वजह से डिक्लेरेशन नहीं होते थे, एमएलसी की वजह से चालान जो था वो दाखिल अदालत नहीं हो सकता था। इसी तरह से फिर हमने जब इसको मज़ीद देखा है तो हमारे पास स्क्रूटनी के लिए जब चालान आता है, पुलिस रिपोर्ट आती है, तो हम उसको एतराज़ लगा के वापस करते हैं, तो वो अफसरान जो है वो वापस कई महीने बल्कि कई साल वापस नहीं लाते थे। तो हमने ये देखा है कि जो हमारा CFMS है, जो हमारा सिस्टम है और जो पुलिस का सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम PITB ने डेवलप किए हैं, लेकिन इनकी इंटीग्रेशन नहीं थी। हमने अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी इंटीग्रेशन हो जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं कि जो कि डिले का बाइस बन रहे हैं, हम उनको वन पेज पे लेके आए हैं कि हमने मीटिंग्स भी की है जिसके अंदर चीफ सर्जन जो मेडिकल सर्जन है उनको, PFSA के हेड जो है उनको, पुलिस के जो AIG पंजाब हैं इन्वेस्टिगेशन उनको, और इसी तरह से हमारे जो प्रोसिक्यूशन, मैं उसको हेड कर रहा हूँ उस डिपार्टमेंट को, तो हम ऑन बोर्ड हुए हैं और हम उन डिलेज के हवाले से SOPs बना रहे हैं। और अभी हमने परसों जो है IG पंजाब साहब के साथ CPO में बैठ के एक मेमोरेंडम जो है उसको साइन किया, SOPs बनाए हैं कि ये डिले को हम ख़त्म कर सकें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस डिपार्टमेंट की है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करे और जो SOPs बनाए हैं उनको इन्फोर्स किया जा सके। सर ऐसे इकदाम हम देखते हैं कि ये हम आते रहते हैं अमूमन ना, बहुत ज़्यादा इकदाम किए जाते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन की ही तरफ से ऐसी कोई डिलेशंस आ जाती हैं डिपार्टमेंट में जिससे मुलजिमान उनको फ़ायदा मिल जाता है, ज़मानतें मिल जाती हैं, बड़े जो मुकदमात जैसे हमने कहा कत्ल हो गई, चाइल्ड मैरिजेस हो गई, और ऐसे जो मुकदमात होते हैं उनमें ज़ेर इल्तवा चले जाते हैं अमूमन। अच्छा, इधर ही दूसरे सवाल का हम एक और पार्ट के तौर पर भी अगर देखें, जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जैसे आप हैं, अगर ये चेंज होते हैं तो अदालतों में किस कदर इन पर इफेक्ट आता है केसेस पे? देखिए, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तो एक सीट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 3 साल के लिए होती है। वो इतने हमारे जो पीछे 6-7 प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब गुजरे हैं वो अपना टाइम फ्रेम करके गए हैं। उनको ऐसा चाहिए चेंज, हुकूमतों के चेंज होने से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चेंज नहीं होते नॉर्मल कोर्स के अंदर। अब इसके बाद सब्सिक्वेंट टू दैट कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो बड़े केसेस है उसमें हम स्क्रूटनी जो करते हैं, देखिए हमने कोई पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा नहीं करना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लाई है तो हमने उसको अदालत में भेजना ही भेजना, क्योंकि जो अगर हमारा प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट देखें तो उसके अंदर सारी दुनिया के अंदर होता है कि प्रोसिक्यूशन ने असेस करना होता है कि आइदर वे जो तफ्तीश की गई क्या मटीरियल मौजूद है कि जिसके ऊपर कल को कन्विक्शन हो सकती है, क्या मटीरियल मौजूद है कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ तो नहीं है। तो अब हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि जो ड्रॉप ऑफ प्रोसिक्यूशन है कि जो कल को 4 साल के बाद एक अदालत ने एक्विटल करना है कि मटीरियल ही नहीं था, एविडेंस ही नहीं थी, तो उसको हम एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ चलान देखें कि इसको हम ड्रॉप कर दें और रिकमेंड कर दें कि इसके अंदर से मजीद ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ होगा और जो रश है अदालतों में वो कम हो, ताकि एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो 100 केस की बजाय लेकिन 20 केस करें, लेकिन क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ऑफ वर्क हो और लोगों के सामने केसेस आएँ डेटरेंस हो। देखें बहुत ज़्यादा केसेस में जब एक्विटल्स होते हैं तो एक मैसेज कन्वे होता है कि यहाँ पे तो आप जुर्म कर लें तो कुछ भी नहीं होगा, बंदे बरी हो जाते हैं। तो जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी उस वक्त तक फेयर प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, और जब तक फेयर प्रोसिक्यूशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी उस वक्त तक फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो ये इंटरलिंक्ड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है और जब तक ये इनका आपस में लाइजन नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगी, उस वक्त तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कभी भी आप उसको ये नहीं समझेंगे कि वो सही है, वो फेलियर तस्वर होगा। अच्छा सर, वो फेरियल तस्वुर होता है 9 मई के वाक़यात हुए, उसमें भी आप वहीं पे थे और उसमें मुकदमात का चलान आपने पेश किया, तो उन मुकदमात में अब हम देखते हैं ज़मानत होती जा रही है। तो लास्ट टाइम जब हम इधर आए आपकी, जब आपने ये संभाला, इशफाक साहब हमारे साथ थे जनरल एसोसिएशन के, आपने उनको इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि भाई ये अदालत होती है, जिसको चाहे ज़मानत दे दे, जिसको चाहे ना दे, कार्रवाई चलती है। और आपने कहा जब चलान हम जब भी पेश करते हैं जब उनके खिलाफ एविडेंस होता है, अब उनके खिलाफ एविडेंस भी है, उसके बावजूद उनकी ज़मानतें मंजूर हो रही हैं बड़ी तादाद में, चंद एक एक्टिविस्ट को छोड़ के जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। इनको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल आप फैक्ट्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। देखें, अब 9 मई के मुख्तलिफ केसेस हैं, आप कोर कमांडर हाउस के केस की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट मुल्ज़मान के डिफरेंट रोल हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस का गेट तोड़ा है और अंदर दाखिल हो गए, उन्होंने अंदर जाके बहुत ज़्यादा नुकसान किया, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं, तो उनका केस डिफरेंट है। एक आदमी जो था वो गेट के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, वो बाहर खड़ा था, वो सिर्फ नारेबाजी कर रहा था, उसका रोल डिफरेंट है। इसी तरह एक आदमी था, उसने बाहर पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, उसका केस डिफरेंट है। एक आदमी था वो पथराव कर रहा था, उसका केस डिफरेंट है। एक आदमी डंडे से किसी पुलिस ऑफिशियल को जख्मी कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रोल्स के ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट देखती है मटेरियल। अब एक आदमी सिर्फ नारेबाजी कर रहा है तो उसका रोल जो है वो कभी भी वो नहीं हो सकता कि जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके जिसने हमला कर दिया है या आर्मी इंस्टॉलेशंस को खतरे में उसने डाल दिया है, तो वो रोल के हवाले से बेल होती है। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि जो बेल्स हुई हैं कोई भी ऐसी बेल नहीं है जिसको हमने चैलेंज नहीं किया। अगर वो एटीसी कोर्ट से हुई हैं तो कैंसिलेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और अगर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से हुई हैं तो उनकी कैंसिलेशन एपेक्स सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कैंसिलेशंस निकल रही हैं। और बिल्कुल उसके बाद एक और चीज़ भी हमने देखनी है कि 6-6 महीने या 8-8 महीने से लोग बिहाइंड दी बार थे और उनकी बेल्स, कुछ तो बेल्स इस वजह से हुई हैं कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका स्टैट्यूटरी पीरियड ही 6 महीने है, तो उस हवाले से बेल्स होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके खिलाफ मटीरियल, बिल्कुल मटीरियल है। और इन केसेस के अंदर बिल्कुल क्रिमिनोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए साइंटिफिक अंदाज से तफ्तीश की गई है, जिसमें ग्रुप मैपिंग की गई थी, उसके बाद क्राइम मैपिंग की गई थी, उसके बाद जियो फेंसिंग की गई, उसके बाद उनकी CDRs ली गई थी, फुटेजेस हासिल की गई थी, ह्यूमन जो थी इंटेलिजेंस उसको इन्वॉल्व किया गया था, शनाख्त परेडें की गई हैं, रिकवरीज हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा एक चेन है और इस पूरी की पूरी चेन को कपल्ड विद के एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी मुल्क के खिलाफ, एंटी स्टेट एक्टिविटी की गई थी कि एक ही दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर आर्मी इंस्टॉलेशंस के प्लेसेस को हमला कर दिया गया था। तो वो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट, वार अगेंस्ट जो वैगिंग वार ऑफ अगेंस्ट स्टेट है, तो उस हवाले से ऑफेंसेस हैं। ये बड़े संगीन नौयत के केसेस हैं और ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है उसने दिन रात मेहनत की और इंशाल्लाह ताला आप केसेस जो हैं बहुत जल्दी आपके सामने उनके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। और बिल्कुल हम इसको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत करने का ख्याल भी ना कर सके।